नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग कमोडिटी को लेकर। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं डायमंड को लेकर, गोल्ड को लेकर, गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर, डायमंड की सर्टिफिकेशन को लेकर कितनी अहमियत है और क्या क्या आपको देखना चाहिए, पूरा प्रोसेस क्या है, ये समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए BIS से खुद ही विकास मीना जी हैं। हालांकि आप रिसर्च साइड में हैं, लेकिन आपसे मैं बातचीत करूंगा कि प्रोसेस क्या है। निखिल जी है, हॉलमार्किंग सेंटर यहाँ पे रन करते हैं, और साथ ही IDT लीडिंग सर्टिफिकेशन कंपनी है, डायमंड सर्टिफिकेशन कंपनी है, उनसे वहाँ IDT से रविकांत जी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले विकास जी, आपसे जो हॉलमार्किंग का जो प्रोसेस होता है, गोल्ड हॉलमार्किंग का, वो क्या होता है, हमारे दर्शकों को अगर आम भाषा में अगर उन्हें समझा पाए आप। गोल्ड हॉलमार्किंग बेसिकली गवर्नमेंट का स्कीम है जो आपको अश्योर करता है कि आप जो भी गोल्ड मार्केट से बाय कर रहे हैं उसकी प्योरिटी एक्चुअली जितनी क्लेम की गई है उतनी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अश्योर करता है कि उसकी प्योरिटी जितनी आपको बताई जा रही है उतनी है। आप BIS कैसे इंश्योर करता है कि हॉलमार्किंग सेंटर सही तरीके से हॉलमार्किंग गोल्ड की या सिल्वर की कर रहा है कि नहीं? BIS हॉलमार्किंग सेंटर किसी भी हॉलमार्किंग सेंटर को रिकॉग्निशन देने से पहले उनके यहाँ पूरा विजिट करता है, उनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज को असेस किया जाता है और रेगुलरली एक बार उन्हें एक्रेडिशन दिया जाता है तो हम लोग मार्केट से भी ज्वेलरीज पिकअप करते हैं और उन्हें हमारी खुद की लैब्स या हमारी खुद की लैब्स में टेस्ट किया जाता है कि उनकी जो रिपोर्टेड प्योरिटी है वो एक्चुअल प्योरिटी मैच कर रही है। तो और इन केस अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो हम लोग फर्दर असेसिंग सेंटर्स और ज्वेलर्स को भी फॉलो अप करते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। अगर मैंने कोई ज्वेलरी ली है, मुझे अगर चेक करना है कि ये हॉलमार्क किया हुआ है कि नहीं, सही हॉलमार्क है कि नहीं, कितनी प्योरिटी है, वो जांच करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो अभी जो BIS के नियम हैं उसके अनुसार आप जहां से भी गोल्ड खरीदेंगे तो उनके पास में एक 10 मैग्निफिकेशन का लेंस होना जरूरी है जिससे आप जूम करके देख सकते हैं कि मैग्नीफायर लेंस जिससे आप जूम करके देख सकते हैं कि आपके हॉलमार्किंग नंबर क्या है। और उसे आप हमारा जो ऐप है BIS केयर ऐप, जो कि प्ले स्टोर और iOS स्टोर दोनों पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां पे जाके आप अगर अपना हॉलमार्क नंबर डालेंगे, हॉलमार्क जो 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, तो वो आपको पूरा डिटेल बताता है कि वो किस वैरायटी है, मतलब बेसिकली वेदर इट इज अ नेकलेस और अ पेंडेंट वॉट एवर इट इज, एंड उसका क्या प्योरिटी है और किस सेंटर ने उसे हॉलमार्क किया है। तो ये डिटेल्स वहां पे आती हैं, तो उसमें जो भी प्योरिटी लिखी होती है वो एक्चुअली करेक्ट होता है। तो मेरा मकसद विकास जी यही था कि कंज्यूमर को अवेयर करना। तो कभी भी आप किसी भी ज्वेलर से कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो मैग्नीफायर ग्लास से 6 डिजिट का जो अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड होता है वो नंबर नोट करें। BIS केयर ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें, फिर चेक करें कि कहां पे बनी हुई है, किस साल में बनी हुई है, हॉलमार्क किस सेंटर से किया हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट है, ज्वेलरी का भी कौन सा प्रोडक्ट है, तमाम डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी, ताकि वो ऑथेंटिकेट करता है। जो BIS का ही वो ऐप है, तो आपके लिए एक आसान हो जाता है। निखिल जी, आप हॉलमार्किंग सेंटर चलाते हैं, किस प्रोसेस से गुजरता है कोई भी गोल्ड या सिल्वर हॉलमार्किंग के दौरान? हॉलमार्किंग के टेस्टिंग के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। इनिशियली जब हम प्रोसेस की बात करें तो वंस वी रिसीव द मटेरियल, हम जब रिसीव करते हैं मटेरियल को, हमें पहले उनको एक XRS स्टेज के थ्रू पास किया जाता है एवरी पीस। मतलब हर एक पीस को हम मल्टीपल पॉइंट्स पे चेक करते हैं उसकी प्योरिटी को, कि ये प्योरिटी उसको मैच, जो डिक्लेयर प्योरिटी है जो कस्टमर ने डिक्लेयर की है, उसको मैच करती है कि नहीं। वो स्टेज क्लियर होने के बाद हम उसको एक फायर ऐसे प्रोसेस के लिए लेके जाते हैं। तो व्हाट वी डू इज कि हम वो ज्वेलरी को स्क्रैप, कट, अलग अलग मेथड से उसके कुछ पीसेस अराउंड 300-400 मिलीग्राम्स निकालते हैं। उसके बाद उसको हम फायर एसे के प्रोसेस के लिए लेके जाते हैं। फायर एसे इज अ 3 आवर्स मेल्टिंग टेस्टिंग प्रोसेस। इट्स एन अप्रूव इंटरनेशनल जो प्रोसेस है, वो इट्स अ वेरी हाई स्टैंडर्ड प्रोसेस। वो दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्किन टेस्टिंग के रिपोर्ट्स और फायर एसे के टेस्टिंग के रिपोर्ट्स, दोनों को रिपोर्ट्स को जब कंपेयर करते हैं, अगर वो उसकी प्योरिटी को मैच करता है, इट इज परफेक्ट, देन इट इज गोज फॉर हॉलमार्किंग, जिसको लेजर एनग्रेव के थ्रू हम उसको हॉलमार्क करते हैं। So this is actually a tedious and an international standard process जो मेक श्योर करता है जब हम एम्बॉस करते हैं उसके ऊपर, जब गवर्नमेंट लोगो हम मारते हैं, तो वी आर 100% श्योर कि वो प्योरिटी उसको मैच करेगी। ओके निखिल जी, एक और सवाल, ये जो कॉस्टिंग क्या होती है हॉलमार्किंग का, और वो ज्वेलर कस्टमर को पे करना होता है या जो ज्वेलर्स है वो खुद बेयर करते हैं? चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है गवर्नमेंट के, दैट इज 45 रुपीज पर पीस। 45 रुपीज ही है हॉलमार्किंग के चार्जेस। अब ये जो चार्जेस है जो ज्वेलर हमें पे करते हैं, बट द गवर्नमेंट हैज टोल्ड कि वो आपके कस्टमर से
चार्ज कर सकते हैं, उनके बिल में एड ऑन कर सकते हैं, बट एड ऑन सिर्फ 45 रुपीज ही, उससे ज्यादा नहीं। ओके, किसी भी पीस में 45 से ज्यादा का हॉलमार्किंग चार्ज नहीं, 45 इज फॉर गोल्ड, 35 इज फॉर सिल्वर। जैसे हमारे BIS के अधिकारी उन्होंने बता दिया कि क्या क्या उन्हें देखना चाहिए, कोई टिप्स जो खरीदार है जो रिटेल में खरीदने जाते हैं ज्वेलर, उनके लिए कोई खास टिप्स क्या क्या देखना चाहिए उनको? फर्स्ट चीज, आप हॉलमार्किंग को देखिए, तो हॉलमार्किंग को देखने के लिए एक तो गवर्नमेंट का ट्रायंगल होता है, प्योरिटी होती है, उसके बाद 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। वो अल्फा न्यूमेरिकल कोड आप BIS केयर ऐप में डाल के उसको रिवेरीफाई कर सकते हो कि इसकी प्योरिटी मैच इज अप्रोप्रिएट और नो। हॉलमार्किंग अगर है तो आपकी प्योरिटी अश्योर्ड है, डिजाइन आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। ओके, हमारे साथ रविकांत जी है। आपने गोल्ड सिल्वर की हॉलमार्किंग की बातचीत तो सुन ली कि क्या क्या आपको देखना चाहिए, हालांकि चांदी में भी हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है, उस पर अभी वक्त लगेगा, लेकिन गोल्ड को लेकर आप कैसे चेक करना है उसकी प्योरिटी को आपने पूरा प्रोसेस समझा। अब डायमंड की ओर चलते हैं। रविकांत जी है IDT से। रविकांत जी, डायमंड को लेकर काफी चिंताएं हैं क्योंकि अलग अलग सर्टिफिकेट, यहाँ तो हॉलमार्किंग एक ही BIS से अप्रूव्ड हॉलमार्किंग किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी दिक्कतें होती है, रीसेल की चिंताएं हैं, तो वो कैसे दूर किया जा सकता है? सो विश्वमोहन जी, अभी 2-3 चीज़ें हैं मैं बताता हूँ जो कंज्यूमर्स को करनी होंगी। जब भी आप डायमंड ज्वेलरी खरीदें तो उस पर डायमंड ज्वेलरी सर्टिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है। जो सर्टिफिकेट है जब जैसे ही आपके हाथ में आए तो उसके ऊपर एक QR कोड होना ज़रूरी है। QR कोड आप जब स्कैन करें तो जिस सर्टिफिकेशन लैब से आपने सर्टिफाई किया है उसकी वेबसाइट पे उसका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। ओके, जब मैं रिटेलर के पास जाता हूं वहीं पे जाके मैं उस QR कोड के जरिए वेरीफाई करूं और पूरा PDF सर्टिफिकेट खुल जाएगा? जी, हमारे IDT की सर्टिफिकेशन में ऐसा होता है, बाकी लैब्स के बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ। IDT के सर्टिफिकेशन में ये 3 इंपॉर्टेंट क्रॉस पॉइंट्स हैं जो चेक करने होते हैं एक एंड कंज्यूमर को, सो दैट हमारे सर्टिफिकेट का डुप्लीकेशन हो रहा है वो पता चल जाएगा, अगर इमेज मैच नहीं हो रही तो ज्वेलर के बारे में पता चल जाएगा, और कुछ डिटेल्स इधर उधर हैं तो आपको तुरंत ऑन द स्पॉट पता चलता है। आप अपना परचेज वहां रोक सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके सर, अगर इतनी क्रेडिबिलिटी है तो रीसेल वैल्यू में क्या दिक्कत हो रही है? फिर रीसेल वैल्यू पूरी तरह से क्यों नहीं मिलता? हमारे कई सारे ऐसे रिटेलर है जो कहते हैं कि आप मेरे यहां से डायमंड खरीदे, अगर दूसरे यहां बेचेंगे सेम डे पे 25% तक कट करके मिलेगा, ऐसा क्यों होता है फिर? सो देखिए, सबकी बाईबैक पॉलिसी हर ज्वेलर की अलग होती है, लेकिन गोल्ड में वैसी नहीं है, तो फिर डायमंड को एक इन्फॉर्मिटी उस तरह की नहीं आनी चाहिए? परसेंटेज बहुत गैप हो जा रहा है। जो आपका सवाल है वो परसेंटेज का है कि 25% कम हो जा रहा है और गोल्ड में भी 5% कम होता होगा, तो ये परसेंटेज है भरोसे पे। कि अगर मैं दूसरे वाले अपने सामने वाले ज्वेलर का भी मेरा IDT सर्टिफाइड है और मेरा भी सर्टिफाइड है, दोनों ज्वेलर का IDT सर्टिफाइड है, फिर भी वो नहीं लेते उसमें, क्योंकि उनके एक्सपर्टीज की कमी है। क्योंकि वो वापस लेते टाइम तो चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो बाईबैक के टाइम आपको एक चेकिंग करने वाला इंसान चाहिए और एक मशीन होनी चाहिए, इसलिए ये गैप आ रहा है, तो इसको फिल किया जा सकता है। लैब डायमंड का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। एक पैरेलली नेचुरल के साथ साथ एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जिसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है कि नेचुरल की जगह पे लैब भी बेचा जा रहा है, छोटे जगहों की मैं बात कर रहा हूं। इसकी दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है? सो अभी जो रिसेंटली भी एक इंसिडेंस हुआ था जहां पे ऐसा कुछ पकड़ में आया था, तो इसका एक सबसे आसान तरीका ये है, जब भी आप डायमंड ज्वेलरी खरीदें तो आप IDT सर्टिफिकेशन के लिए इंसिस्ट करें। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई है तो आप IDT के इंडिया में 6 ब्रांचेस हैं, आप कहीं भी भेज के चेक करवा सकते हैं। सो इससे कि आपकी एक ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाती है कि इसकी क्वालिटी क्या है और पुराने हीरे में कहीं कोई मिक्स होके तो नहीं आ गया। टेक्नोलॉजी आज लैब ग्रोन बनाने की हर दिन बदल रही है, क्योंकि ये एक लैब में बनाने वाली चीज है। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, कुछ नया आता रहेगा, बट क्या हमारे पास वो डिटेक्शन का मशीन है कि नहीं है? यस, IDT में वो मशीन है और हमने आज के इवेंट में यहाँ डिस्प्ले भी किया हुआ है। तो ये हैं कुछ बेनिफिट्स IDT से सर्टिफाई कराने के, ये ज्वेलर्स को अब समझ में आ रहा है। सर, लैब की रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलती, इसको कैसे ठीक किया? क्या रीसेल वैल्यू संभव है क्या लैब डायमंड में? रीसेल वैल्यू क्यों नहीं मिलती, उसका रीजन मैं ये आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब जब वापस मार्केट में तो जरूरत है नहीं, तो ये जाए प्राइस ज्यादा है, डिमांड है नहीं, उस वजह से रीसेल वैल्यू नहीं मिलती। शुक्रिया रविकांत जी आपका, निखिल जी आपका, और साथ ही विकास जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और अलग अलग मुद्दों पर राय रखी कि गोल्ड कैसे प्योर गोल्ड खरीदे, कैसे प्योर डायमंड खरीदे, सर्टिफिकेशन का चेक कैसे करें, तमाम मुद्दों पे हम तीनों मेहमानों से अपने चर्चा की। तो चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो एग्री मार्केट का रुख करेंगे, जहां पर बातचीत होगी कॉटन इंडस्ट्री को लेकर, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को लेकर, वहां कुछ क्या चल रहा है, मार्केट का क्या आउटलुक है। जल्द लौटते हैं, बताते हैं आपको।
नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी विशेष में। आज कमोडिटी विशेष में हम बात करने वाले हैं अलग अलग कमोडिटी को लेकर। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कॉटन के साथ। हमारे साथ कॉटन पर बातचीत करने के लिए सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी हैं। संदीप जी, कॉटन में क्या हो रहा है? जिस तरह के प्रोडक्शन के नंबर ग्लोबली भी दिख रहे हैं, भारत में भी दिख रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? डिमांड का सिनेरियो क्या है? मिलों की डिमांड किस तरह की है? क्योंकि मार्केट पूरी तरह से अब सीसीआई के भरोसे बैठा हुआ है। किसानों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन मिलों की स्थिति क्या है, बाकी ट्रेडर्स की स्थिति क्या है सर? अब नहीं, ये देखिए क्या होता है कि हमने सपोर्ट प्राइस एक अच्छी बना के रखी है, किसानों के फायदे के लिए बना के रखी है, लेकिन ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये सपोर्ट प्राइस को लेके जिनिंग और प्रेसिंग वालों को अभी पैरिटी नहीं बन पा रही है। उन लोगों को फ्लो बराबर मिल नहीं रहा है और उनका आउटपुट का रियलाइजेशन आ नहीं रहा है। हाँ, स्पिनिंग वालों को थोड़ा सा अभी माहौल ठीक है, लेकिन जिनिंग और प्रेसिंग वालों के लिए दिक्कत हो रही है और माल बहुत सारा सीसीआई के पास चला गया है। तो जो एक परफेक्ट इकोनॉमी में होता है ना कि भाई गवर्नमेंट का काम है कि मिनिमलिस्टिक इंटरवेंशन करे और प्राइवेट सेक्टर उसको बेसिकली हैंडल करे, तो वैसा ना हो कि ये ऐसा बन गया जैसे भाई सीसीआई बहुत बड़े प्लेयर बन गए हैं। सीसीआई को सब प्रोक्योर मोस्टली करना पड़ रहा है, फिर बाद में स्टोर करना पड़ेगा, बाद में वापस सेल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मार्केट इकोनॉमी को थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा है। बट सीसीआई अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं, प्रोफेशनल बॉडी है और किसानों को हेल्प करने का जहां तक ऑब्जेक्टिव है वो तो कुछ हद तक सफल हो रहा है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव साथ के साथ में ये भी होना चाहिए कि ट्रेड इंडस्ट्री अलाइव रहे, साथ में कंज्यूमर को भी दाम ठीक मिले। तो उन ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, तो मिलों की डिमांड अभी किस तरह की है सर? क्या डिमांड में कुछ रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं यहाँ से? नहीं, अभी देखो डिमांड तो एक ग्लोबल फैक्टर पे डिपेंड है और अभी थोड़ा सा डिमांड डल है एंड इसीलिए ये सिचुएशन नाजुक है। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट भी अभी भी खराबी है। हाँ, अभी भी डिमांड डल है, बट हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये सिचुएशन थोड़ी सुधरे, बिकॉज हर समय इतना डल माहौल नहीं बना रहेगा एंड फिर थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगा इंडस्ट्री को, ऐसा हमारा ख्याल है। प्राइसेस किधर जाते देख रहे हैं कॉटन के आप? प्राइसेस तो देखिए अभी हमारा मेन सीजन का टाइम तो करीबन पूरा होने आया, अक्टूबर नवंबर में अराइवल आती है और अभी हम ऑलरेडी जनवरी में आ चुके हैं। तो मेन सीजन का तो प्रेशर तो एक बार निकल गया है। तो अब से अभी से प्राइसेस जो है वो डाउन साइड तो जाना मुश्किल है, लेकिन अपसाइड का भी चांस इसलिए नहीं है क्योंकि डिमांड की वो है। तो प्राइसेस एक ऐसे जोन में पड़ी है कि जो नो मैन्स लैंड बोलते हैं ना, उस तरह से पड़ी है। ओके सर, चलिए अब कॉटन के बाद अब एडिबल ऑयल मार्केट को आप काफी क्लोजली देखते हैं, काफी आपका ट्रेड भी है। क्या लग रहा है आपको, कौन से खाने के तेल के दाम यहाँ से ज्यादा बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं? क्योंकि पाम में जिस तरह से तेजी आई थी, हालांकि ऊपर से थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ था, आगे क्या होगा पाम में? विश्वमोहन जी, आपने बहुत सही समय क्वेश्चन पूछा है। आज इस मोमेंट पे आप देखने जाए तो पाम ऑयल जो सब में महंगा तेल होता था वो आज वो नहीं रहा है। वो उसकी दाम कम आ गए हैं, नीचे आ गए हैं, ऊपर पीक से $200 नीचे आ गए हैं। आज क्रूड पाम ऑयल का दाम जो आप समझ के चलिए वो जनवरी शिपमेंट का करीबन $1160-70 है और फरवरी मार्च का $1140 है। तो ये ऊपर में $1340 तक ये गया था। और जहां तक सोयाबीन ऑयल था जो सब में चीप था, वो अभी हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों में वहाँ यूएस में बायोडीजल पॉलिसी में इंसेंटिव्स वापस वो 1 जनवरी से उसको वापस रिवाइव कर रहे हैं। उस बात को लेके अमेरिकन मार्केट और शिकागो मार्केट लास्ट 4 दिनों में अच्छा रनअप किया है और सोयाबीन ऑयल में जो लो पॉइंट था उससे $80 बढ़ा है। तो पाम नीचे आया है पीक से $200 और सोयाबीन जो है अभी जो एकदम लो पॉइंट था उससे $80 ऊपर आया है। तो आज हालत ये है कि सब में कॉस्टली तेल सनफ्लावर ऑयल है। सनफ्लावर का दाम $1180 है जनवरी फरवरी शिपमेंट का। और उसके बाद सोयाबीन ऑयल है। सोयाबीन का दाम अभी आप समझ के चलिए वही $1170-80 का दाम है और पाम का दाम जो है वो 1150 के आसपास आ गया है। तो वो अब मेरे ख्याल से ये ऊपर नीचे हर ऑयल का अपना एक फंडामेंटल होता है, उसके हिसाब से ऑयल चल रहा है। क्या होगा, अभी तो आसपास ही है तीनों तेल के, लेकिन अब आगे कौन से तेल के दाम यहाँ से ज्यादा आपको बढ़ते दिख रहे हैं और कहाँ लग रहा है कि नरमी आएगी या इसी भी आसपास में रहेंगे? देखिए, हमें लग रहा है आगे जाके पाम के तेल और दाम सफन होंगे। मार्च के बाद पाम का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो अप्रैल में, जून में और जुलाई अगस्त सितंबर में ये पाम का पीक प्रोडक्शन महीना रहता है। तो पाम के दाम उस समय अभी और कम होंगे एंड कंज्यूमर के लिए अभी वापस पाम की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। पाम को जो फ्यूल ऑयल बना के रखा था उन्होंने, बायोडीजल ऑयल बना के रखा था, उनको समझ में आ गया कि फ्यूल से काम अकेले से चलना नहीं, हमको फूड के लिए भी पाम की डिमांड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अब दाम कम करके वो फूड के लिए अपनी डिमांड ढूंढ रहे हैं। और इंडिया ने, आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी पिछले जनवरी 2025 के लास्ट 7-8 दिनों में इंडिया ने करीबन 3.5 लाख टन पाम ऑयल खरीदा है।
तो सर अब आगे की एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडोनेशिया की क्या होगी? पहले B40 फिर B50 की बातचीत चल रही है, तो उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी पर उसका क्या असर होगा? देखिए B40 वो करना चाह रहे हैं, पेपर पे तो वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए कह रहे हैं 45 दिन का भी हमें ब्रीदिंग टाइम लगेगा उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करने को। लेकिन मार्केट ये देख रहा है कि जितना ये B40 की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे इम्प्लीमेंटेशन उस टाइम टेबल से शायद ना हो। हाँ, ग्राउंड लेवल से कथनी और करनी में फर्क हो सकता है, तो वो ना हो, इसीलिए मार्केट को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बट आगे ना पीछे जाके इंडोनेशियन गवर्नमेंट का ये थिंकिंग है ही कि हमें B40 पे ले जाना है, तो हो सकता है पहले 2-5 महीने नहीं, उसके बाद में B40 पे पहुंच जावे। और B50 की जो अगले साल की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बात है, लेकिन देखिए जहां भी पॉलिटिकल लोग और गवर्नमेंट्स बहुत फॉर्मली डिसाइड कर लेती है कुछ भी करना तो वो कर सकती है, लेकिन इकोनॉमिक्स का साथ नहीं मिल रहा है। इकोनॉमिक्स में आज ये B40 इम्प्लीमेंट करने में भी इनको करीबन देखिए $250 से $300 का एक तरह से माइनस मार्जिन में ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिकली बहुत सेंसिबल नहीं है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल और एज अ उनका उद्देश्य है कि हमारे देश में पेट्रोलियम का इंपोर्ट घटे, बिकॉज इंडोनेशिया नेट इंपोर्टर है पेट्रोलियम का, और हम पेट्रोलियम में भी सेल्फ सफिशिएंसी बढ़े और हमारे रिसोर्सेज हमारे पास में रहे। ये सब बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव बना के उन्होंने पॉलिसी बनाई है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये सब नहीं होता दिख रहा है। सर अब एक जवाब ऑनलाइन है, जवाब मैं दोनों के लिए चाहूंगा। अगर यहाँ से आपको बेट लगाना हो तेजी का या मंदी का, तो कौन से तेल में आपको यहाँ से तेजी ज्यादा दिख रही है और कहाँ मंदी दिख रही है? देखिए मैं कहूँगा कि अभी जिस माहौल में हम लोग हैं यहाँ से एक सनफ्लावर ऑयल में थोड़ी तेजी लग रही है हमें, एंड सनफ्लावर ऑयल में $50 $70 बढ़ सकता है, मतलब 7-8% बढ़ सकता है। एंड जहाँ तक सवाल है सोयाबीन ऑयल का, सोयाबीन ऑयल में भी हमें लग रहा है $50 $70 और बढ़ सकता है। यहाँ भी 7-8% की तेजी हाँ, सकती है। और पाम में पाम इतना बढ़ेगा नहीं। पाम अभी पाम को अपने आप को मार्केट करना है, अपने आप को फूड के यूज करना है। हाँ, पाम मोर और लेस स्टेबल हो जाएगा, जो अभी जो कंटिन्यूस गिर रहा था वो गिरना रुक जाएगा। लेकिन अभी किसान जो सुनना चाह रहे होंगे मस्टर्ड को लेकर, इसके भाव कहाँ जाते दिख रहे हैं आपको? देखिए अभी ये थोड़ा सा मार्केट अभी इंटरनेशनल थोड़ा सुधरा है और मस्टर्ड का हमारा क्रॉप फरवरी एंड से आना शुरू होगा, एंड डेफिनेटली एक चैलेंज रहता है कि उसको फार्मर को एमएसपी मिले। नाफेड को भी उतरना पड़ेगा मार्केट में लेने के लिए, जो लास्ट ईयर जैसे उन्होंने उतरे थे और 25-27 लाख टन प्रोक्योर किया था, ये साल भी कुछ न कुछ प्रोक्योर करना पड़ेगा। अपन हो सकता है कि उतना नहीं करना पड़े जितना लास्ट ईयर किया था, बिकॉज इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी हुई है और थोड़े दाम बढ़े हुए। तो नाफेड को लास्ट ईयर यदि 25 प्रोक्योर किया है तो ये साल 10-12 ही करना पड़ेगा। और थोड़ा मस्टर्ड का क्रॉप भी लास्ट ईयर से मुझे 5-7 लाख टन कम लग रहा है ये साल, बिकॉज ऑफ वेदर के कारण। शुक्रिया बजोरिया जी, आपने वक्त निकाला। आज कमोडिटी विशेष में हम बात करते हैं एडिबल ऑयल मार्केट को लेकर, क्या कुछ चल रहा है उस मार्केट में, फिर हम आगे बजट से रिलेटेड उनकी उम्मीदें भी जानेंगे। और बताने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ईडी वीबी मेहता जी है। मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर बजट उम्मीदों से पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ हो रहा है मार्केट में, कितनी उथल पुथल हो रही है, पाम में जिस तरह की तेजी फिर बाद में मंदी, क्या हो रहा है मार्केट में और आगे का सिनेरियो कैसा लग रहा है एडिबल ऑयल मार्केट का? जो आज मार्केट चल रही है पाम पे चल रही है। पाम का जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, B40 का जो डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल बायोडीजल बनेगा और उसके वजह से टोटल और सप्लाई और पाम जो है फूड इंडस्ट्री के लिए वो कम होगा, उसके लिए मार्केट तेजी हो रही है। आप देखें तो पाम सबसे सस्ता तेल गिना जाता था, आज सब ऊपर पाम है, बीच में सन है, नीचे सोयाबीन है। तो आज सोयाबीन की मार्केट, तो इंडिया भी अभी पाम से निकल के ज़्यादा सोया और सनफ्लावर ले रहा है, एक मार्केट का ये है। दूसरा जो पाम की है लोअर प्रोडक्शन एरिया में दाखिल हो रहा है, मतलब कि अगले 2-4-6 महीने में जो प्रोडक्शन होगा वो लोअर होगा, उसके वजह से मार्केट में तेजी है। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक स्टेबलाइज वहाँ पहुँचा है और हो सकता है कि $30-40 ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। खाली फक्त एक ही है कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आ रही है वो भी एक देखना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट जो बात कर रहे हैं, आज B40 की बात कर रहे हैं, 2 साल में B50 की बात कर रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म एक्शन आ सकता है कुछ। सर तो ये जो बायोडीजल में जो इस्तेमाल को लेकर जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं, तो ये आगे चल के बाकी खाने के तेल पर भी हो सकता है। क्या लग रहा है किस तरह की चाल आगे रहेगी, कौन से खाने के तेल यहाँ से ज्यादा महंगे होने वाले हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि सस्ता ही रहेगा और जहाँ बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है?
देखिए, वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वेजिटेबल ऑयल का 260 मिलियन है, 260 मिलियन है, उससे कम से कम 60 मिलियन आज बायोडीजल बन रहा है, जो लास्ट ईयर 55 मिलियन था। तो हर साल बायोडीजल में वेजिटेबल ऑयल का यूसेज बढ़ रहा है, उसका मतलब खाने के लिए आपको कम मिलेगा। और वो भी एक रीजन की मार्केट तेज हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा तेल आपका फूड से एनर्जी में जा रहा है, एक वो भी रीजन है। और अगले अगर आप देखें, अगर क्रूड सस्ता रहा तो बायोडीजल ज्यादा नहीं बनेगा। आज जैसे $70-75 में कोई इतना नहीं है, अगर क्रूड $100, $110, $120 में पहुंच गया तो यू कैन एक्सपेक्ट कि बायोडीजल का प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ेगा। तो इसका मतलब आपको लेसर अवेलेबिलिटी फॉर फूड और उससे प्रेशर प्राइस पे आ सकता है। ओके, कौन से तेल आपको लग रहे हैं यहाँ से ज्यादा तेज हो सकते हैं? वन लाइनर जवाब दीजिए। पाम ही है। पाम ज्यादा तेज यहाँ से दिख रहे हैं। कहाँ ज्यादा मंदी दिख रही है? नहीं, सोया में, क्योंकि सोया ओवरऑल प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। नोटेड सर। सर, अब एक बड़ी चिंता है यहाँ पर सोया ऑयल मील को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सरकार का एथनॉल पे फोकस बढ़ा है, यहाँ पे राइस के जरिए भी, मेज के जरिए भी वहाँ पर एथनॉल बनाने पे लगातार जोर है। इंडस्ट्री भुगत रही है, अब लगातार आवाज भी उठा रहा है। क्या सोया मिलों को कुछ फायदा होगा, यहाँ के लोगों को कुछ फायदा होगा? नहीं, जो बायोडीजल बन रहा है मेज से, अच्छी चीज है, बायोडीजल बने, उसे इथेनॉल बने, तो उसका जो साइड इफेक्ट आ रही है, ज्यादा से ज्यादा डीडीजीएस बन रहा है। और डीडीजीएस के उपयोग कहाँ मेनली हो रहा है? कैटल फीड में। तो दैट इज रिप्लेसिंग राइस ब्रान एंड रेपसीड मील का उपयोग कम होगा। उसका मतलब रेपसीड वाले और राइस ब्रान वाले को काफी तकलीफ। सोयाबीन वाले भी, सोयाबीन भी थोड़ा बहुत यूज होता है कैटल फीड में, पर इतना ज्यादा असर नहीं होगी। डीडीजीएस रिप्लेस करेगा सोयाबीन ने पोल्ट्री। तो कम से कम 3 से 4 मिलियन टन एडिशनल मेज डीडीजी और राइस डीडीजी आएगा मार्केट में, तो उनकी इम्पैक्ट जरूर आने वाली। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे सोयाबीन का ओवर प्रोडक्शन 387 मिलियन, तो उसके वजह से मील का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो उनके वजह से भी मार्केट दबाई रहेगी। तो ऐसा भी हालत ऐसी है इंडिया की, इंटरनेशनल मार्केट में वी आर आउट प्राइस, लोकल में डिमांड नहीं है। तो दोनों तरफ से इंडस्ट्री तकलीफ में आ रही है। इंटरनेशनल डिमांड नहीं है, लोकल डिमांड कम है। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है, प्री बजट मेमोरेंडम में भी लिखा है कि डीडीजीएस का जो है उसके लिए कंट्रोल किया जाए, या तो आप जो एक्सपोर्ट है सोयाबीन मील, रेपसीड मील, उसमें कोई इंसेंटिव दिया जाए 10 से 15%, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहे। बिल्कुल, नहीं तो सर्वाइवल की दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। चलिए सर, एक सवाल बजट को लेकर करते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार क्या उम्मीदें हैं जो बजट में पूरी होगी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, हम 4 साल से मेहनत कर रहे थे, तो नेशनल मिशन एडिबल ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि कम से कम 10,000 करोड़ 5 साल के लिए रिजर्व किया है, ये तो एलोकेट किया है। हमने एक रिक्वेस्ट की कि 10,000 मतलब 2,000 करोड़ पर एनए में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर हम अपनी डिपेंडेंस 60% 30% लाना चाहता है तो गवर्नमेंट को और फंडिंग देना पड़ेगा। कम से कम हर साल 5 से 7,000 करोड़ एडिबल ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम में डालना चाहिए, ताकि उसकी विजिबल इम्पैक्ट आए और अगले 5 या 10 साल में हम 60% के 30%, 20% की डिपेंडेंस में आ जाए। तो हमारा एक सूचन गवर्नमेंट को दिया है कि आप 5 से 7,000 करोड़ रुपया नेशनल मिशन ऑन एडिबल को हर साल दीजिए, ताकि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़े। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि इंडस्ट्री की क्या चैलेंजेज है और आगे क्या कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।